एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसके फर्स्ट वीडियो में हम यूपी जीके सिलेबस और उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देख चुके हैं। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाकर देख लीजिएगा। ये है यूपी का मैप, जिसमें सभी जिले और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा, किसी भी प्राकृतिक स्थान की स्थिति का पता दो प्रकार से लगाया जा सकता है। फर्स्ट, खगोलीय स्थिति द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन से, एंड सेकेंड, भौगोलिक स्थिति द्वारा जियोलॉजिकल लोकेशन से। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। खगोलीय स्थिति में किसी भी स्थान के हम अक्षांश और देशांतर को जानते हैं, जबकि भौगोलिक स्थिति में उस स्थान के आसपास पड़ोस के पर्वत, पठार, सागर या महासागर के सापेक्ष लोकेशन जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि जो भारत है, तो अरब सागर के पूर्व में भारत का विस्तार है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति का पता हमने अरब सागर के सापेक्ष लगाया, तो ये उसकी कहलाएगी भौगोलिक स्थिति। एंड सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर तक भारत का विस्तार है। तो यहाँ पर हमने अक्षांश की बात की, तो ये इसकी कहलाएगी खगोलीय स्थिति। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के लिए देखिएगा कि उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत के दक्षिणी हिस्से में है, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश की कहलाएगी भौगोलिक स्थिति। मीन्स किसी भी स्थल की स्थिति का पता उसके आस पड़ोस स्थित हम पर्वत, पठार, महासागर या सागर से लगाते हैं, तो वो उसकी भौगोलिक स्थिति कहलाती है। अब चलिए देखते हैं आगे। तो देखिएगा, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट 77 डिग्री 3 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट मीन्स 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देखिएगा, यहाँ से बात हो रही है अक्षांश और देशांतर की। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है देशांतर। ये खड़ी लाइनें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूर्वी देशांतर, और अक्षांश जो है आपके वो ये उत्तरी अक्षांश, ये और ये। अब देखिएगा, अक्षांश और देशांतर को विस्तार से ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति बताई गई है, वहाँ पर है, लेकिन कुछ डिस्कशन हम यहाँ पे भी कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो देखिएगा कि ये है हमारा ग्लोब या पृथ्वी। इसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा गई हुई है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये आपका है नॉर्थ पोल, और ये हमारा यहाँ पर है साउथ पोल। तो ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ऐसे करके, ये लेटी हुई लाइनें, ये हमारी कहलाती हैं अक्षांश। और इस पोल से लेकर इस पोल तक जो ये खड़ी हुई लाइनें आती हैं, ये हमारी कहलाती हैं देशांतर। ठीक है, अब इसका फुल कॉन्सेप्ट आप प्लेलिस्ट जाके ज्योग्राफी की वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, और फर्स्ट स्थान किसका है? प्रथम स्थान राजस्थान का है। फिर देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अब अगर क्वेश्चन आपसे आए कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो वहां पर बिहार लगाइएगा। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का जो सर्वाधिक जिला आपका राज्य होगा, राज्य, वो बिहार होगा, और जब भी जनसंख्या की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश होगा। अब देखिएगा, विश्व के 5 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्य क्रम की चट्टानें कहा जाता है। आद्यकाल में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन कॉप मिट्टी के निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से भी जाना जाता है। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, यह मिट्टी उर्वरक नहीं होती। अब देखिएगा बांगर और खादर होते क्या है, तो बांगर वो होते हैं जो अनउपजाऊ होते हैं, मीन्स जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती नहीं है। जब बाढ़ आएगी नहीं तो फिर उस क्षेत्र में जो गाद है ना, जब बाढ़ आकर वापस जाती है तो नई मृदा आती है, उसके साथ में गाद आती है, तो वो होगा ही नहीं, तो वो क्षेत्र हमारा वैसे भी कम उपजाऊ रहेगा। अब देखिएगा खादर, तो खादर क्षेत्र वे निचले क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है। खादर क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है और इसीलिए ये कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसारण है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप से हुआ है। अब देखिएगा इस पठार की सामान्य ऊंचाई, किसकी, दक्कन के पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है। कैसूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यन शैली से हुई है। ये जो भौगोलिक स्थिति तो हमने समझ ली कि अक्षांश देशांतर में ही ये देख लिया, उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इंक्लूड किए गए हैं। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बुंदेलखंड में कौन सी घास बहुतायत में पाई जाती है, तो प्लास नामक घास, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वर्षा की मध्य मात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश की सीमा 8 राज्यों। उत्तर प्रदेश किन 8 राज्यों से लगा हुआ है, कौन सीमा स्पर्श करती है, देखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ व झारखंड। अब देखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो इस तरीके से ये 9 राज्यों को स्पर्श कर रही है, जिसमें से एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी राज्य हैं। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। राज्य के उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। ये फर्स्ट वीडियो में जब हमने सामान्य परिचय में यूपी मैप बताया था, तो वहां से कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला है बता चुके हैं, आप देखिएगा जाकर। फिर देखिएगा दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। याद रखिएगा कि कई राज्यों से तो ये होकर इसकी सीमा जाती है, लेकिन जब भी बात आए कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगी हुई है, तो मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो सबसे लंबी सीमा, अधिकतम सीमा किसके साथ स्पर्श होती है, मध्य प्रदेश से, और सबसे न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश की स्पर्श होती है हिमाचल प्रदेश से। यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का घटता क्रम खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर है। तो अब ये घटता क्रम लिखा है ना, तो खीरी, तो यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद में सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों का बढ़ता क्रम हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भूभागों में विभाजित किया जा सकता है। ये आपका यहाँ पर होगा भावर की जगह होगा भावर। अब और तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और फिर है दक्षिण के पहाड़ और पठार। अब यहाँ से देखिएगा पहले ये 4 भागों में विभाजित था, लेकिन जब उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, तो जो चौथा हमारा शिवालिक था वो हिमालय के हिस्से में उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद अब हमारे पास बचते हैं ये 3 भूभाग। चलिए देखते हैं भाबर और तराई क्षेत्र। फर्स्ट, यह पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक पतली पट्टी के रूप में विस्तारित है। अब देखिएगा भाबर कौन से क्षेत्र होते हैं, पथरीले क्षेत्र होते हैं। पश्चिम में यह भाग 34 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इस भाग में गन्ना, गेहूं, धान व जूट आदि की अच्छी पैदावार होती है। अब देखिएगा मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र वो हैं जो गंगा और यमुना से मिलकर निर्मित हुए हैं। यह मैदानी क्षेत्र भाबर और तराई प्रदेश के नीचे स्थित है, जो प्रदेश का मध्य भाग है।
यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। यह अत्यधिक उपजाऊ है। इसे गंगा यमुना दोआब भी कहा जाता है, क्योंकि यह गंगा यमुना के मैदानों से ही निर्मित है, इसलिए इसे गंगा यमुना दोआब भी कहा जाता है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इसका अधिकांश भाग समतल है। इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी और पूर्वी सीमा गंडक नदी द्वारा निर्धारित होती है। अब देखिएगा, हमारा थर्ड पॉइंट है दक्षिण के पहाड़ व पठार। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर भी करें। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पहाड़ी व पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर विस्तार है, जिसकी उत्तरी सीमा गंगा व यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। इसमें बुंदेलखंड व बघेलखंड के क्षेत्र शामिल हैं। इसका निर्माण विंध्य काल की पुरानी नीस चट्टानों से हुआ है। इसके अंतर्गत अब देखिएगा कौन कौन से जिले आते हैं। इसके अंतर्गत हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर जिला, इलाहाबाद की मेजा व दक्षिण का मिर्जापुर का भाग आता है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है तथा मिर्जापुर व सोनभद्र की पहाड़ियों पर 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड से होकर गुजरने वाली बेतवा और केन नदियां यमुना में आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख फसल ज्वार, तिलहन, चना, गेहूं आदि है। तो इस तरीके से हमने आज उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से एक मैराथन ऑलरेडी यूपी स्पेशल की चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। और अब हम जैसे हमारे आगामी परीक्षाएं यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन सब के लिए एक एक टॉपिक एक एक वीडियो के साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपके जो भी सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।